कांग्रेस 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में इसे मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अभियान भारत जोड़ो की सफलता को तो जनता तक पहुंचाएगी ही, राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी घर घर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, सघन जनसंपर्क अभियान समूचे देश भर के गांव के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ने का अभियान कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी को समूचे देश भर में शुरू करने वाली। चंदेल जी अपने देख लें उनकी क्या स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है, नेता प्रतिपक्ष बदल जाता है, प्रभारी बदल जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है वो भारतीय चंदेल जी और प्रदेश अध्यक्ष देख ले उनकी स्थिति क्या होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ रही है कि हमको जल्दी से जल्दी भूपेश सरकार से मुक्ति मिल जाए, कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिल जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रेम पूर्वक कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि भैया छत्तीसगढ़ को छोड़ दो आप लोग। मुरैना पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 2023 और 24 में विधानसभा के साथ साथ देश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। वीडी शर्मा ने बताया कि 24 जनवरी को भोपाल में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। 24 तारीख को प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भोपाल के अंदर संपन्न होगी और उसके बाद लगातार हमारी बैठकें जो रूटीन के साथ चलती हैं, तो इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ता आगामी 2023 के चुनावी रणनीति के साथ और जो हम लगातार तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उसको और फाइन ट्यून कैसे दिया जाए इस पर इस बैठक के अंदर तैयारियों में हम जुटेंगे। मध्य प्रदेश में 24 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में मोबाइल पर प्रतिबंध लग सकता है। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद 26 जनवरी को जिला कार्य समिति, 27 को मंडल कार्य समिति की बैठक होनी है। इसमें आगामी कार्यक्रम और चुनावी की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक इसी कार्यालय के अंदर संपन्न होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने सभी कार्यक्रम करने के बाद दोपहर बाद 2 बजे के बाद हमारी जिलों की कार्य समितियां संपन्न होंगी। 27 जनवरी को मंडलों की बैठकें होंगी। 28 जनवरी को शक्ति केंद्र की हमारी बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा करने जा रहे हैं ताकि वो विधायकों से उनके क्षेत्र की जमीनी हकीकत जान सके और अब इस चर्चा पर कांग्रेस निशाना साध रही है। सिवा गुमराह सुविधा पर भ्रमित करने के अलावा करते क्या है। विधायक भी जानते हैं कि कुछ नहीं होना शिवराज की 1-to-1 से। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15 करोड़ देने की बात हुई थी, लेकिन क्या अराजकता का वातावरण आ गया है। जिला यूनियन समिति की बैठकें हो नहीं रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। अधिकारी राज चल रहा है और अधिकारी भी शिवराज जी की नहीं सुन रहे और शिवराज जनता की नहीं सुन। साल 2023 को लेकर कई मायने को लेकर अहम है। एक तो विधानसभा चुनाव और दूसरा जनता से किए गए वादे को पूरा करना। एक चुनावी वादा, सरकार ने राजधानी भोपाल में मेट्रो संचालन कभी किया है, लेकिन काम की धीमी गति से सभी रूट पर संचालन मुश्किल है। लिहाजा सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए पूरे नहीं बल्कि आधे रूट पर मेट्रो संचालन का फैसला ले लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और निश्चित रूप से जो डेडलाइन है उसमें हम लोग अगस्त 23 में मेट्रो प्रारंभ कर देंगे। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही माननीयों की तस्वीरें अब अलग अंदाज में देखने को मिल रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बुजुर्ग महिला को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं।
मेरी माँ के बराबर हैं। तो एक बेटा उनके आशीर्वाद से इस लायक है, तो बेटे ने अपनी गाड़ी भेज करके अपने निज सचिव को भेजकर उसकी पेंशन का काम करने के लिए उसको कार्यालय भेजा है। ये मेरा कर्तव्य था। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा कल सुबह रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे सर्किट हाउस से प्रस्तावित महाधिवेशन स्थल के लिए रवाना होंगी। प्रस्तावित महाधिवेशन स्थल का निरीक्षण करेंगी। कुमारी शैलजा 21 जनवरी शनिवार को सुबह 11 बजे राजीव भवन रायपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी को लेकर बैठक भी करेंगी। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष के भत्ता में बढ़ोतरी की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का वेतन भत्ता 54,000 से बढ़ाकर अब इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपना भरोसा कायम रखा है। हम उन पर अपना भरोसा जताए रखना चाहते हैं कि अपनी सारी पावर जो पहले थी वो हमें वापस देंगे और जो अध्यक्षों को जो मांग रखी है अध्यक्षों ने वो पूरी करेंगे। अनुबंधन जो दिया है उन्होंने वो आश्वासन दिया है वो पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री से पूरी आशा है हम सभी अध्यक्षों को। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों को पूरा समय दिया और लगातार कई बार मेरी मुलाकात 3 मुलाकात हो चुकी थी। मेरा आग्रह था कि साहब सबको बुला लीजिए और आज उनने सबको बुला के हम लोगों की 12 मांगें थी और उन्होंने लगभग सभी पर सहमति बताई है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भोपाल में आरएसएस सुघोष दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सुघोष दर्शन में मध्य भारत प्रांत के सरस्वती शिशु मंदिरों की 75 घोष इकाइयों के 1500 छात्र छात्राएं घोष बंधन करेंगे। भोपाल के ओल्ड कैंपियन क्रिकेट मैदान में यह आयोजन 23 जनवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के घोष दल का सामूहिक प्रदर्शन भोपाल में पहली बार हो रहा है। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान नाम की जो संस्था है उसके अंतर्गत भोपाल में 23 जनवरी 2023 को एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है घोष प्रदर्शन का। ये जो घोष प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। दुर्ग के रिसाली नगर निगम में पहली सामान्य सभा का आयोजन किया गया। सामान्य सभा में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। सामान्य सभा के बावजूद विपक्ष की भूमिका अहम रही। विपक्ष ने कई अहम मुद्दों पर सदन में निगम सरकार को घेरा है। हमारे राजकीय गीत जब चालू हुआ तो शायद हमारे इन लोगों को पता नहीं है कि राजकीय गीत कहाँ से चालू होता है। आधा बीच में चालू करके उसका अपमान करके बंद कर दिया गया, जो बहुत ही अशोभनीय विषय। राजगीत का अपमान कहीं नहीं हुआ है। राजगीत का के लिए जैसे ही खड़े हुए, जो टेप चालू करते हैं तो टेप चालू करते समय शुरू का आवाज़ तो एक अक्षर या एक शब्द बहुत ही धीमा था, लेकिन दूसरे अक्षर से पूरे स्वर में आ गया था और बस इतना ही था। इसमें राजगीत का अपमान का प्रश्न नहीं है। विपक्ष नाहक उसको मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में कल 20 जनवरी को मतदान किया जाएगा। वहीं मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 जनवरी को होगी। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ईवीएम से वोटिंग होगी। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले परीक्षा की घड़ी मानी जा रही है। विकास के नाम पर खोखले दावे हैं, कुछ भी नहीं है। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षमा यात्रा निकाले और इन चुनावी परिणाम में हम साफ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी उम्मीदें हैं उस सब पानी फिर जाएगा। हम लोगों ने भारी संख्या में हमारी नगर पालिकाएं बनाई हैं, नगर परिषद बनाई हैं और इस बार भी हमारा पूर्ण विश्वास है कि विशेषकर जब जनजातीय क्षेत्रों में हो रहा है तो जिस जनजाति वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व तरीके से उनके विकास के लिए कार्य किया है, उनके उत्थान के लिए कार्य किया, इसलिए हमको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। सरायपाली के बसना में 300 परिवारों के 1100 लोगों ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया है। भागवत कथा के दौरान प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और संपत अग्रवाल ने सभी घर वापसी करने वालों के पैरों को गंगा जल से पखारे और विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म में वापसी कराई।
150 साल के आसपास इस क्षेत्रों में मिशनरियों का जाल जैसा फैला है और अपने राष्ट्र के लिए अपने को सबको आना है और इनके साजिशों से दूरी बनाना है। हमारा कहना यह है कि जो ईसाई धर्म में चल जा रहे थे हमारे समाज, उसको हिंदू धर्म में लाना है। हमारे जो भोले भाले हिंदू भाई बहन लोग हैं उनको प्रलोभन दे के ईसाई मिशनरियों ने अपना जो जाल बिछा रखा है और उनको ईसाई धर्म में ले गए थे। इन्हों को पुनः हिंदू धर्म में, और हमारे कार्यकर्ता लोगों की टीम और हम लोगों के प्रयास से सब लोग आज वापिस आए। मैं ये कहना चाहता हूँ इन विधर्मियों से, हमारा पूरा हिंदू समाज एक साथ मिल करके घर वापसी का अभियान निरंतर चलाते रहेगा। आज जो घर वापसी हुई है ये बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। पदोन्नति पर रोक और रिटायरमेंट के चलते मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या घट रही है। ऐसे में अब कर्मचारियों ने राज्य सरकार से हर वर्ग के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की है। वहीं मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र सीमा 1 वर्ष बढ़ाने पर विचार कर रही है। आयु 3 वर्ष बढ़ाना चाहिए सरकार को। हमारी कर्मचारी जगत की महागठबंधन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि 3 वर्ष आयु बढ़ाई जाए, 65 वर्ष कर दी जाए, क्योंकि प्रोफेसर्स की, चिकित्सक की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की, सभी की 65 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु है। कर्मचारियों की हर मांग का हम लोग समर्थन करते हैं और पहले तो ये सरकार जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन, उसको लेके आए। उसके बाद कर्मचारियों के जो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको सबको संविदा कर्मी को रेगुलर करें। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो भी मांगे हैं वो वाजिब प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो उनकी बात अवश्य सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत इस मामले में संवेदनशील हैं, गहन तरीके से चिंतन करते हैं, उनके हितों में योजनाएं भी लाते हैं और उनके हितों की बात भी करते हैं। हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि इस तरह की जो भी बात उनके मन और मस्तिष्क में आ रही है वे उचित जगह रखें। यदि विचार करने योग्य हो तो सरकार अवश्य विचार कर सकती है। स्कूल शिक्षा को लेकर सामाजिक संस्था असर ने राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने की सरकारी कवायद पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ बताया गया है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को बांटने वाली यूनिफॉर्म में भारी धांधली की गई है। उसमें गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे के दिनांक में देखा गया कि जो स्रोत हैं पेयजल के वो चालू अवस्था में हैं, उनसे उनका उपयोग किया जा रहा है। तो अगर 2018 से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 1 से 2% की गिरावट है। वहीं अगर देखते हैं कि कक्षा 5 के केवल 35% बच्चे ही ऐसे हैं जो कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें में हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य, अगर हम बात करें नेशनल लेवल की तुलना में, तो पीछे है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहे। जूनियर डॉक्टरों ने न सिर्फ अपने आप को ओपीडी सेवाओं से बल्कि इमरजेंसी सेवाओं से भी खुद को अलग कर लिया है। उनकी चेतावनी है कि जब तक सरकार स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग नहीं मान लेती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। जबलपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया। जिला अस्पताल में मरीजों को लगाने के लिए आई कंपाउंड आईवी फ्लूइड की बोतलों में खतरनाक बैक्टीरियल फंगस होने की पुष्टि हुई है। कोलकाता लैब से आई सैंपल की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। ये हो सकता है कि कोई संक्रमण ना हो, उसमें एक पॉसिबिलिटी है। तो अब वो सैंपल तो फेल हो गया, तो इसलिए फिर से पुनः भेजा गया है और जैसी भी रिपोर्ट मिलेगी वो कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और उसके बाद वो कंपनी को माल जो है उनका वो वापस कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना को देखते हुए इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन बड़ा आयोजन करने जा रहा है। 17 और 18 फरवरी को आईएमए 30वां मैनेजमेंट कॉन्क्लेव करने जा रहा है, जिसमें देश भर के बड़े निवेशक, उद्योगपति और मोटिवेशनल स्पीकर शामिल होंगे। ये सभी कॉन्क्लेव में अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। आपने पढ़ा होगा अखबारों में जो कार्स गिफ्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और जिनके साथ लॉयल्टी से हज़ारों आदमी काम करते हैं, इस तरह के अलग अलग जॉनर के, अलग अलग स्फीयर के एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री लीडर्स को और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, ऑथर्स को, राइटर्स को, सभी को बुलाया हमने।
महंगी बिजली की मार से जूझ रहे बिजली उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किस्तों में बिल चुकाने की सुविधा दी है। कंपनी ने घरेलू और कृषि पंप उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी है कि वो अपने बिल की अदायगी 2 या 2 से ज्यादा किस्तों में कर सकते हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश से बिजली कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जिसको लेकर टैरिफ याचिका भी दायर की गई है। ऐसे में 23 जनवरी को राज्य विद्युत नियामक आयोग जन सुनवाई शुरू करेगा, जिसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। पहले जो उनके रेगुलेशंस रूल्स बने हुए हैं उनको संशोधन कर कर नए रूल्स और रेगुलेशन बनाएं, उसके बाद इसकी नियामक आयोग की सुनवाई की जानी चाहिए, जो विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए की जाती है। कि उन्होंने अपनी सुनवाई नहीं रोकी है और आगने वाली 23 तारीख को इस पर जन सुनवाई की जाएगी, तो हम उसको तत्काल रोकने के लिए हमने एक दखल याचिका पुनः विद्युत नियामक आयोग को हमने एक पत्र लिखा है और उनसे इसको तत्काल रोकने की कार्रवाई करने की मांग की है। जगदलपुर शहर के डोंगा घाट में प्रदेश का पहला बायोगैस प्लांट तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का यह पहला प्लांट होगा जहां गोबर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। प्रतिदिन 500 किलो गोबर का उपयोग कर प्लांट में 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा प्लांट है जो स्थापित हो रहा है, जिसमें गोबर से बड़े स्तर पे बिजली पैदा होगी और उसका लाभ जो है वार्डवासियों को वहाँ पर मिलेगा। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग रोज 500 केजी गोबर का प्रयोग किया जाएगा और उस गोबर को फिर डाइजेस्टर में डाला जाएगा। फिर वहाँ से जैसे ही गैस उत्पन्न होगी, उस गैस की सहायता से फिर बिजली उत्पन्न होगी। बलौदाबाजार की स्वर्गीय दौलत राम शर्मा के महाविद्यालय कसडोल के प्राचार्य पर लाखों रुपए बंदरबाट करने का मामला सामने आया है। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने स्वर्गीय दौलत राम शर्मा महाविद्यालय में दबिश दी। घोटाले की जांच लगभग सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक जारी रही। कलेक्टर महोदय के द्वारा मुझे जांच के लिए पत्र मिला था, तो उनके आदेश के परिपालन में एक हमने टीम बनाया था, जिसमें तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे और कुछ वित्त विभाग के भी कर्मचारी थे। तो जांच अभी पूरा नहीं हो पाया है, मतलब थोड़ी देर और लगेगा। उसके जांच पूरा करने के बाद हम कलेक्टर को रिपोर्ट भेजेंगे। उसमें जांच में मैंने सारे एविडेंस माने एसडीएम साहब को दे दिया है। अब वो जांच कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जांच सही तरीके से होगा। रायगढ़ जिले में कृषि विभाग और बीज निगम द्वारा गोठानों के लिए कृषि उपकरणों की खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया। विभागीय अधिकारियों ने डीएमएफ मद से मिली राशि को खर्च करने के लिए सिंगल टेंडर पर ही दुर्ग की एक एजेंसी से कृषि उपकरणों की खरीदी कर ली है। बड़ी बात यह है कि जिस एजेंसी ने उपकरणों की सप्लाई की, उसने खुद भी मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है। आज जो है रोटी टेलर जो है 1.5 गुना दाम में दुर्ग की एक प्राइवेट कंपनी से खरीदी गई, वो भी चाइना की। पहले 2 करोड़ की खरीदी हुई, जिसमें भ्रष्टाचार साबित हुआ, उसकी जांच नहीं हुई, लेकिन आरोप लगते रहे। उसके बाद फिर दोबारा 2 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की जानी चाहिए थी, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। कि जिसको भी ऐसा शिकायत या कुछ मिलता है वो हमारे पास लिखित रूप में आवेदन दे, अपन उसका निश्चित रूप से जाँच करवाएंगे। अब मैं तो अभी यहाँ आया हूँ दिसंबर लास्ट में, तो इसके बारे में तो आइडिया नहीं है मुझे, पर शिकायत मिलेगा तो अपन निश्चित रूप से इसका पूर्ण रूपेण जांच करवाएंगे। अंबिकापुर के विस्तार के साथ ही यहां हो रहे निर्माण कार्यों में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आलम यह है कि ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही डिजाइन के आधार पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। यही वजह है कि अब नगर निगम ने अनियमित निर्माण को नियमित करने के साथ ही शहर को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू की है। देखिए, शहर में काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बिल्डिंग प्लान एक तो उनका अप्रूव नहीं हुआ है और दूसरा हुआ है तो उस बिल्डिंग प्लान में फाइनली जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो वायलेशंस हुए। तो इससे पूर्व जो है अगर 10% बिलो वायलेशन है बिल्डिंग प्लान में तो उसको हम पेनल्टी लगाते थे, लेकिन शासन ने नियमों में चेंज किया है की लंबाई चौड़ाई और उसके एरिया के हिसाब से, ताकि आने वाले भविष्य में सरकार को, शासन को, प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो और ना ही मकान के मालिक को कोई दिक्कत हो। तो नियम से बनना और नगर निगम से भवन अनुज्ञा लेके निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है।
जबलपुर में लोहा और सीमेंट कारोबारियों पर 2 दिनों से जारी कार्रवाई में जीएसटी विभाग को कामयाबी मिली है। छापामार कार्रवाई के बाद 4 फार्मों ने पेनल्टी समेत टैक्स चोरी की 2 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि सरेंडर कर दी। विभाग का कहना है कि कार्रवाई अभी जारी है। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में राष्ट्रीय महाविद्यालय कराटे स्पर्धा चल रही है, जहां पंजाब और हरियाणा के छात्रों के बीच विवाद हो गया है। विवाद इस कदर बढ़ा कि छात्रों के बीच झूमा झटकी हो गई। हमारे खेल चल रहा था, उसमें कुछ विश्वविद्यालय के जो छात्र थे अनाधिकृत रूप से, जबकि उनका मैच नहीं था, यहाँ पे अंदर आ गए। उनको हमारे वॉलंटियर्स ने कहा कि आप अपने स्थान पे चले जाइए। इससे वो नाराज़गी व्यक्त करते हुए बाहर की ओर गए और कुछ तोड़फोड़ करने लगे, तो जिसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को दी थी। और पुलिस प्रशासन तुरंत यहाँ पे मौजूद है। जैसे आपने भी आज देखा, यहाँ पे कुछ पुलिस के बल यहाँ पे तैनात हैं, तो उन्होंने जो उपद्रवी छात्र थे उनको वहाँ से ले गए। राजधानी रायपुर में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की मारामारी अभी भी जारी है। क्रिकेट फैंस के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल जरूर खोला गया, लेकिन उसमें टिकट बुक नहीं हुई। रायपुर के स्टेडियम में होने वाले इस मैच को देखने के लिए लोग टिकट खरीदने को तैयार हैं, लेकिन टिकट तो मिल ही नहीं रही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। टिकट में बहुत समस्या हो रही थी। इशू क्या हुआ कि जो पहला फेज़ में जो टिकट बिका है, तो ऐसा सुनने में आया, मैसेज वगैरह व्हाट्सएप वगैरह में जो चलता है कि ब्लैक बहुत हो रहा है। तो 1000 वाली जो टिकट है वो 2500 तक की रेट जो है उस टाइप का सुनने में आया है। 500 वाली 700 में मिल रही है, इस टाइप से। जिनको मिल गई है, अब जिनको नहीं मिली है वो उनका एक वही है कि मिल जाए जैसे भी, तो उन लोग में भी शायद पे करके ले रहे हैं कहीं से, या कैसा हो रहा होगा। अब उनको चाहिए तो मे भी कर रहे होंगे पे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्राउंड पर पिच तैयारी में तेजी आई है, तो वहीं पूरे ग्राउंड की कुर्सियां और पेविलियन भी साफ किए जा रहे हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा निर्णायक मैच होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। उसको लेकर इंदौर के होलकर स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल आपको दर्शकों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंदौर के होलकर स्टेडियम में इस मैच को लेकर खासा तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड पर पिच की और नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंदौर का ये होलकर स्टेडियम, जो कि हमेशा से ही अपने जादुई आंकड़ों के लिए और यहाँ पे जो हमेशा से स्कोर बनते आए हैं उसको लेकर हमेशा से ही प्रशंसकों के लिए काफ़ी अच्छा ये ग्राउंड रहा है। ऐसे में आप सामने की ओर देख सकते हैं कि पिच जो है वो फ़िलहाल तैयार की जा रही है। बड़ी ही बारीकी से जो पिच है उसको तैयार किया जा रहा है। और साफ़ सफाई को लेकर अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड के चारों तरफ साफ़ सफाई है, उसको लेकर काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तीसरा जो मैच है वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में होना है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। अंबिकापुर में गुरुवार की सुबह शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथी ने वन विभाग के संभाग के सबसे बड़े अधिकारी के घर बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये दल से अलग हुआ हाथी था। ये कल शाम को सूरजपुर के कल्याणपुर के पास हाथी का मूवमेंट था। तो सिंगल हाथी है और ये उसी तरफ से आते हुए, ये ओपी अग्रवाल जी का फार्म है, फिर बांसबाड़ी के जंगल, फिर हमारे फॉरेस्ट कॉलोनी से होता हुआ उधर तकिया के जंगल में आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छात्रों और शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम छात्रों को प्रधानमंत्री से सवाल करने का साझा मंच देता है। छठे सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी छात्रों की जिज्ञासाओं और सवालों का उत्तर देंगे। बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचने के लिए अहम टिप्स और मंत्र देंगे। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। 9630081128 पर आप अपना सवाल भेजें, जिसे हम सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ABC 24 के साथ।